नमस्कार बच्चों। पेपर 6D रेरा एक्ट केस लॉस, सिग्निफिकेंट केस लॉस, जो इंस्टीट्यूट की अलग से बुकलेट है। तो रेरा एक्ट में हमारे यहां 10 केसेस हैं, जिनमें से 1, 3, 4, 6, 8, 9 हमने कर लिए हैं। कुछ और केस पहले हुआ करते थे जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट से हटा दिए, और ये कुछ नए केसेस, ये जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, ये नए हैं। थोड़ी सी कह लीजिए इनकी संभावना बाकियों से थोड़ी बेहतर हो जाती है एग्जाम के लिहाज से, अगर हम सोचें तो। आइए इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। केस नंबर 2, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया हुआ है, अपील करी। जो अपील करता है ऑब्वियसली उसे हम कहते हैं एपेलेंट, जिसके खिलाफ होती है उसे कहते हैं हम रिस्पोंडेंट। ये बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर। तो यहां पे आपने चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017। शॉर्ट में कहें वेस्ट बंगाल HIRA, constitutional validity is challenged in a petition under Article 32 of the Constitution। बेसिस क्या है? तो बेसिस ये है कि बोथ ये वेस्ट बंगाल वाला एक्ट और हमारा रेरा एक्ट 2016 कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है। तो वजह क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं कि दोनों के पास पावर होती है। तो उसकी एंट्रीज नंबर 6 एंड 7 ऑफ 7th शेड्यूल, जिसके अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है, उसी के ऊपर ये केस जाता है कि भाई ये वेस्ट बंगाल वाला जो एक्ट है हैज नीदर रिजर्व्ड फॉर नॉर इट हैज रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट, कि ना तो प्रेसिडेंट के इसके ऊपर साइन हुए हैं। द स्टेट इनेक्टमेंट कंटेन्स सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर डायरेक्टली इनकंसिस्टेंट है भाई किसके साथ? रेरा एक्ट के साथ, या यूं कह लीजिए और वर्चुअल रेप्लिका ऑफ सेंट्रल इनेक्टमेंट है, लेकिन कुछ इनकंसिस्टेंसी है। इसी के ऊपर क्या आप इस तरह से एक पैरेलल लेजिस्लेशन बना सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल स्टेट और अलग अलग हो गया। तो इश्यू क्या है कि क्या एंट्री नंबर 6 एंड 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट वुड कवर द सब्जेक्ट ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, क्या उसके अंदर हाउसिंग इंडस्ट्री आता है? वेदर अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी रेपुग्नेंट, जिसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन टू पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन टू अ प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट। तो क्या इस तरह से स्टेट वाले कॉम्पिटेंट हैं ये एक्ट बनाने के लिए? वेदर एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज इज बार्ड अंडर रेरा, कि दूसरे एक्ट लगेंगे नहीं, जबकि हम रेरा में पढ़ते हैं यस ये इन डेरोगेशन नहीं है। वेदर स्ट्राइकिंग डाउन प्रोविजंस ऑफ वेस्ट बंगाल वाला विल अफेक्ट द रजिस्ट्रेशन, या जो भी सैंक्शन परमिशन आज तक हो चुकी है, KRD रैशनल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एनालिसिस यही है कि भाई दोनों के दोनों लेजिस्लेशन ये एंट्री नंबर 6 एंड 7th शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है, ये भी उचित नहीं होगा। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेपुग्नेंसी है, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों के दोनों एक्ट के अंदर, इनकंसिस्टेंसी है। तो एक चीज तो क्लियर है, पार्लियामेंट का लॉ विल प्रिवेल ओवर व्हाट? स्टेट लेजिस्लेचर। जहां तक इनकंसिस्टेंसी दोनों चला लो, लेकिन इनकंसिस्टेंसी में रेरा एक्ट 2016 ही एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 88 रेरा का ये भी कहता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज इज नॉट बार्ड, मतलब इन एडिशन है प्रोविजंस, डेरोगेशन में नहीं है। लेकिन हाँ 89 साफ कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट है, और ओवरराइडिंग कहां होगा? जहां जहां कुछ इनकंसिस्टेंसी होगी। दो एक्ट में दिक्कत है, रेरा चलेगा। तो इसलिए 88-89 दोनों को लेके चले। रेरा डिड नॉट इम्प्लिसिटली परमिट द स्टेट्स, कोई इस तरह नहीं कि एक इंप्लाइडली हम कह रहे हैं कि स्टेट अपना कोई एक पैरेलल लॉ बना लें, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, और हमने यहां देखा प्रेसिडेंशियल की, प्रेसिडेंट साहब के साइन भी नहीं हुए वेस्ट बंगाल वाले एक्ट के ऊपर। सो इट इज abundantly clear that the state of West Bengal would have to seek the assent of the president, ये एक्ट बनाने से पहले। तो भाई
इसलिए हम कहेंगे ये वेस्ट बंगाल वाला क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द कोर्ट हेल्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन बाय दिस कोर्ट ऑफ द इनवैलिडिटी ऑफ वेस्ट बंगाल वाला एक्ट देयर शैल बी नो रिवाइवल ऑफ द प्रोविजन ऑफ वेस्ट बंगाल एक्ट 1993 एक्ट। देखिए एक चीज और है, ये वेस्ट बंगाल वाला जो आपने बना दिया 2017 में एक्ट, इससे पहले एक और था वेस्ट बंगाल का 1993 का, तब तो रेरा एक्ट 2016 भी नहीं आया था। ठीक है, तो अब ये एक्ट आपने खत्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या पुराना एक्ट, इसको खत्म करने से क्या वो रिवाइव हो जाएगा? नहीं, इस तरह से वो रिवाइव नहीं होता कि पुराना भी जिंदा हो जाए। ये आप इंटर में देखिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में इस चीज को पढ़ा भी करते थे कि एक एक्ट के रिपील होने से इसका मतलब नहीं है उससे पहले वाला जो रिपील्ड एक्ट है वो रिवाइव हो जाए। और दूसरा कोर्ट ने कहा कि हाँ, वेस्ट बंगाल वाले एक्ट को अगर हम इनवैलिड कह दें तो इससे जो पुरानी रजिस्ट्रेशन, सैंक्शन, परमिशन उस एक्ट में लिए हैं क्या वो इनवैलिड हो जाएंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स कंक्लूजन देखिए आपके सामने ही है, एक तरह से कंक्लूजन यही हुआ कि भाई साहब किसकी चलेगी? रेरा ओवरराइडिंग, इसलिए वो वेस्ट बंगाल वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2 जैसे प्रश्न था, क्या वैलिडिटी पे फर्क पड़ेगा? तो वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं हम अगले केस की तरफ। आईरियो ग्रेस रियल टेक वर्सेस अभिषेक खन्ना एंड अदर्स, अगेन सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन गई है। तो एपिलेंट यहां पे डेवलपर था, उसने चैलेंज किया है, जजमेंट दी थी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में, कमीशन ने, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता, कि भाई साहब रिफंड कीजिए जो बायर से आपने अमाउंट लिया है, क्योंकि आपकी तरफ से इनऑर्डिनेट मींस बहुत ज्यादा डिले है इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने में, और रिफंड के लिए कहा। तो इसलिए डेवलपर साहब ने ये अपील कर दी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक, और नेशनल कमीशन के खिलाफ यहां सुप्रीम कोर्ट में। इशू ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट फ्रॉम द 42 months पीरियड for handing over possession is to be calculated under clause this and this, whether it would be from the date of issuance of fire NOC as contended by the developer or from the date of sanction of building plans। जैसे 42 महीने का ये कंप्लीशन पीरियड था, तो कहता है ये 42 महीने कहां से लेंगे? जिस दिन आपका प्लान सैंक्शन हुआ या जिस दिन फायर विभाग ने NOC दी। जबकि बायर्स का तो यही कहना स्वाभाविक है, जिस दिन आपका प्लान क्या हुआ, सैंक्शन हुआ, इसलिए डिले है। Whether the terms of the apartment buyers agreement was one-sided and the apartment buyers would not be bound by the same, कि भाई एग्रीमेंट बायर्स के खिलाफ है तो ये one-sided है, ये भी एक इशू रहा। Whether the provisions of RERA must be given overriding effect, जिसे आप प्राइमेसी कह सकते हैं ओवर कॉम्पिटिशन एक्ट, जो कि हम रेरा में सेक्शन 89 में साफ पढ़ के आते हैं। ओवरराइडिंग इफेक्ट है एक्ट का अगर इनकंसिस्टेंसी हो तो। क्या इनऑर्डिनेट डिले से क्या बायर्स इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं? तो केआरडी जो कोर्ट ने दिया कि 42 महीने का जो हमें टाइम पीरियड देखना है, तो उसमें दोनों पार्टीज का अपना अपना इश्यू था। द कॉम्पिटिशन पीरियड फॉर हैंडिंग ओवर पोजेशन वुड बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फायर एनओसी, द कमिटमेंट पीरियड ऑफ 42 months प्लस द ग्रेस पीरियड जो यहां पे दिया गया है। कहता है जो क्रोनोलॉजी है, मतलब जो ऑर्डर है जिससे लगता है कि एनओसीज वगैरह जो भी ली है, वुड इंडिकेट, चाहे फायर वालों से ली है, एक डिले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7 months इन ऑब्टेनिंग फायर एनओसी बाय डेवलपर, वो भी उसने डिले पे ही ली है। द सेकेंड इश्यू इज कि जैसे उन्होंने कहा कि ये वन साइडेड है और इसलिए ये हमारे लिए ऑपरेसिव है, मीन्स हमारे साथ एक एक्सप्लॉयटेशन है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये भाई साहब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया कंक्लूजन, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऑर्डर कह लीजिए। वी आर ऑफ द व्यू कि इस तरह से वन साइडेड अनरीजनेबल क्लॉसेस डालना एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स क्या है, अनफेयर है, इसलिए वो नल एंड वॉइड होंगी। इसलिए आप एज ए डेवलपर कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो वन साइडेड एग्रीमेंट को अबाइड करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ही किसके लिए? बायर्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो
एक ये भी केस रहा मेसर्स इंपीरियल स्ट्रक्चर्स वर्सेस अनिल पत्नी का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वहां पे रिलीफ लेना वो क्या है, वर इन एडिशन टू द रेमेडीज अवेलेबल अंडर स्पेशल स्टैट्यूट। जैसे होम बायर के लिए स्पेशल स्टैट्यूट क्या हो गया, रेरा एक्ट हो गया। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपको ये एक रेमेडी है, क्योंकि हम सेक्शन 88 में यही पढ़ के आते हैं कि ये जो एक्ट है रेरा इन एडिशन टू अदर लॉस है। वो अलग बात है कि रेरा एक्ट का सेक्शन नंबर 79 कहता है कि आप किसी और अथॉरिटी के पास केस नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन, तो कोर्ट ने कहा कि हम डायरेक्शन देते हैं कि आप रिफंड कीजिए, विद इंटरेस्ट पे कीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो हम इंटरेस्ट को 9% से बढ़ा के 12% लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कोर्ट का ये कंक्लूजन रहा कि यहां पे डेवलपर साहब आप गलत हो। नेक्स्ट केस मेसर्स इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेस अनिल पत्नी, जो हमने ऊपर वाले में भी कोट किया। तो यहां गुड़गांव में एक हाउसिंग स्कीम आती है इस नाम से, ये डेवलपर एपेलेंट है, उसने ये लॉन्च करी थी, लोगों ने बुकिंग अमाउंट भी दिया इसके ऊपर, पोजेशन देना था 3 साल के भीतर भीतर। इस दौरान रिस्पोंडेंट जो होम बायर है उन्होंने एक बड़ा अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट दे भी दिया है, लेकिन आज 4 बरस हो चुके हैं, कोई साइन नहीं है कंप्लीशन का, पोजेशन तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए उन्होंने वो रिफंड चाहते हैं, विद ब्याज चाहते हैं, और नेशनल कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने उनकी फेवर में ऑर्डर भी दे दिया, जिसके ऊपर अब रेरा एक्ट में आप इसको चैलेंज करें कि जब जैसे ही रेरा एक्ट आ गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आप इन्फोर्स कर ही नहीं सकते हो, कि वो एक्ट तो लगेगा नहीं। लेकिन हम 88 में ही पढ़ते हैं इन एडिशन टू अदर एक्ट्स। तो क्या रेमेडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एडिशनल रेमेडी के रूप में मिल सकती है उन्हें, और क्या रेरा एक्ट आने से उनकी लीगल पोजीशन पे कोई इंपैक्ट ऐसा पड़ेगा? क्या रेरा एक्ट ही अलॉटी के लिए ओनली एंड एक्सक्लूसिव ग्रीवेंस की रेमेडी है? और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर रेरा एक्ट? तो ये कई इशू थे। केआरडी कोर्ट ने दिया कि हाँ, कि किसी और एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रेमेडी लेना है, एक एडिशनल रेमेडी लेना है, और इसके ऊपर ये एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, इसके ऊपर ऐसा कोई बार नहीं है। यही सेक्शन 88 में हम देखते भी हैं। और सेक्शन 18 ऑफ द रेरा एक्ट, जो कि प्रमोटर के फंक्शंस पे डील करता है, वो साफ कहता है अगर प्रमोटर की तरफ से फेलियर है काम कंप्लीट करना, आपको पोजीशन देना, तो वो लायबल होता है कि उसको अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉम्पनसेशन वगैरह आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटी के पास रेमेडी है, वो विड्रॉ वगैरह कर सकता है। लेकिन जहां वो विड्रॉ नहीं करना चाहे तब भी उसे पर मंथ डिले के ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। ये सेक्शन 18 में हम देखते हैं। देन सेक्शन नंबर देखिए 79 आ गया, कि जो कि कहता है कि आप एक किसी सिविल कोर्ट में केस वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन 88 जैसे मैंने कहा था, इन एडिशन आप ये रेरा बाकी एक्ट के साथ लगेगा, डेरिवेशन में नहीं है। बट 89 में यही है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा अगर इनकंसिस्टेंसी दोनों एक्ट में है। तो अब सेक्शन 79 रेरा के मुताबिक चलते हैं, तो नेचुरल है बायर्स के ऊपर एक बार लगना चाहिए, वो किसी और सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या उसे कंज्यूमर कह सकते हैं? तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, वेदर द बार जो 79 रेरा में है वुड अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड वेदर देयर इज एनीथिंग इनकंसिस्टेंट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हो। सेक्शन 71 ऑफ रेरा एक्ट एक कंप्लेनेंट को राइट देता है कि अगर आपने प्रोसीडिंग स्टार्ट करी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में करी है, लेकिन बिफोर रेरा केम इनटू फोर्स, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और फाइल कर सकते हैं आप केस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर द रेरा एक्ट। तो यहां पे आपको एक क्या है, एक राइट और ऑप्शन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अपनी कार्रवाई से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको एक ऑप्शन दी गई है। तो अब यहां कोर्ट ने कहा वही कंक्लूजन, वी मे नाउ कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये तो ऊपर वाला हो गया, इस पैरे में ऐसा कुछ खास था नहीं, इसलिए सीधा यहां पे आ रहा हूं कि वही मे नाउ की जो क्वेश्चन एक और था। एक तो देखिए यहां पे भी ये कंक्लूजन का ही हिस्सा हो गया, राइट, कि वहां उनके पास ऑप्शन रहेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मूव कर सकते हैं। कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने रेरा एक्ट में करवाई है, कि यहां अपार्टमेंट बुक हुआ था 2011-12 में,
13 में आपका एग्रीमेंट बनता है, कंस्ट्रक्शन 42 महीने में करनी थी और ये पीरियड आपका एक्सपायर हो गया रेरा एक्ट के आने से पहले, मेनली बिकॉज द रजिस्ट्रेशन एक्ट इज वैलिड टिल इस तारीख तक, डज नॉट मीन दैट द एंटाइटलमेंट ऑफ द कंसर्न अलॉटीज टू मेंटेन एन एक्शन स्टैंड्स डेफर्ड. It is relevant to note that even for the purposes of section 18, the period has to be reckoned in terms of agreement and not the registration. तो ये है इंपॉर्टेंट बात कि जो टाइम पीरियड हमने देखना है वो एग्रीमेंट से देखना है, ना कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, क्योंकि रेरा एक्ट उन प्रोजेक्ट्स पे भी लगता है जो ऑनगोइंग है रेरा एक्ट आने से पहले, तो ये वो वाला सेम चीज है. तो माना आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो मेन पॉइंट है कि जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कमीशन ने जो अपना ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है. पायोनियर अर्बन लैंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन सुप्रीम कोर्ट में केस गया. कहता बहुत ज्यादा रिट पिटिशंस डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स जो आईबीसी कोड 2016 में आई परसुएंट टू अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी, जहां यह कहा गया कि जो अलॉटीज होते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में वो फाइनेंशियल क्रेडिटर माने जाएंगे और वो आईबीसी में अंडर सेक्शन 7 आईबीसी में अपील दे सकते हैं अगेंस्ट रियल एस्टेट डेवलपर. देखिए आईबीसी कोड है कि मैं क्या है, अगर क्रेडिटर का पैसा नहीं मिलता, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने कैश दे रखा है कंपनी को, वो सेक्शन 7 में आईबीसी में कार्रवाई कर सकते हैं. तो आईबीसी कोड में अमेंडमेंट ये आती है कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर है, जो अलॉटीज हैं, उन्होंने जो एडवांस दे रखा है उनको तो फ्लैट नहीं मिला, तो उन्होंने जो पैसा दिया था उनको भी एक फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लिया जाएगा और आईबीसी कोड में उस डेवलपर के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं. तो इसलिए ये केस किया जाता है इन डेवलपर के द्वारा कि भाई इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं मानना चाहिए. ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने चैलेंज वगैरह किया है. तो इनका आर्ग्यूमेंट यही था कि ये जो होम बायर हैं ये क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आने नहीं चाहिए और ये सिर्फ एंड सिर्फ कहां रहने चाहिए, रेरा एक्ट में ही ये केस करें, इसके अंदर ना आए. अब इश्यू ये है कि भाई रियल एस्टेट कंपनी कहती है बायर के पास ऑलरेडी रेमेडी है रेरा में, कंज्यूमर लॉज में, तो क्यों ये आईबीसी के अंदर आए. तो केआरडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन देने के लिए रैशनल जो दिया कि भाई साहब आप डिले करते हैं इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, और ये बड़ा कॉमन हो चुका है. कितने लोग बेचारे लोन लेके आपको पैसे दे रहे हैं, एक तो वहां से ईएमआई ब्याज दे रहे हैं और किराए के मकान पे भी रह रहे हैं, तो उनको तो बेचारों को दो तरफ से मार पड़ रही है. इसलिए और जो अमाउंट आप रेज कर रहे हो वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं रेज कर रहे हो, अरबों रुपए में पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो, राइट, जो कि एक फाइनेंसिंग आपके एसेट की करता है. तो इसलिए ये एक फाइनेंशियल डेट बना और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर बने, वो आईबीसी कोड में कार्रवाई कर सकते हैं. और सेक्शन 238 किसका 238 आईबीसी का ये कहता है कि आईबीसी का ओवरराइड अफेक्टिंग रहेगा अदर लॉज. अब हमारा रेरा एक्ट देखिए सेक्शन 88 में कहता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, राइट, और कि बाकी एक्ट के साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन हाँ 89 उसका कहता है कि इनकंसिस्टेंसी होगी तो रेरा एक्ट की चलेगी. लेकिन आईबीसी का तो क्लियर है ओवर ऑल अदर लॉज, क्योंकि वो एक्ट नहीं, वो तो कोड है, सभी एक्ट का बाप है, तो इसलिए वो सबके ऊपर प्रोसीड करेगा. तो इसलिए यही कहा गया. तो पहली बात तो ये फाइनेंशियल डेट माना जाएगा आईबीसी में अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 क्लॉज एफ में, कि रेरा इन एडिशन है, डेरोगेशन जो हमने कहा वही सब कुछ. और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन में यही दिया कि यस ये होम बायर्स इंक्लूड होंगे फाइनेंशियल डेट के अंदर. और इससे जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो कह रही हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 14, 19 इनका कोई वॉल्यूशन नहीं है, और रेरा एक्ट को आप रेड विद या हार्मोनियसली कोड के साथ लेके चलें. अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पक्की बात है कोड आईबीसी विल प्रिवेल ओवर व्हाट सेक्शन 238 आईबीसी के मुताबिक लगेगा. एंड सेक्शन 58 जहां फाइनेंशियल डेट की देखिए डेफिनेशन आती है, ये मैंने यहां कोट किया आईबीसी में. तो क्लॉज एफ एक रेजिडुअरी प्रोविजन है, तो इसलिए हम यही लेके चलेंगे कि अलॉटीज वगैरह है, उन्होंने जो पैसा दिया है
वो एक क्या बन जाएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर, और उनका पैसा फाइनेंशियल डेट माना जाएगा। तो इसके साथ ये केसेस यहां समाप्त होते हैं। थैंक यू।